हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं शंकी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। और 2 दिन का गैप हो गया है। और अभी आप वेट कर रहे हो क्लासेस का। क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। और 2-4 बातें बताते हैं और फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है नॉन लीनियर स्पेस, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, दोनों इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, आपकी चिंता जायज है और जितनी आपको टेंशन है आपके सिलेबस की, सच बताऊं तो मुझे उससे ज्यादा है। क्योंकि आप सिर्फ अपना एक बच्चा अपनी खुद की चिंता करता है, ठीक है, कि मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ठीक है। मुझे आप सबकी है जो मेरे ऊपर डिपेंड हो सभी, कि शंकी सर सिलेबस कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, पूरा कराएंगे, ठीक है। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा टेंशन है, ठीक है। तो सब कुछ सोच, कई बार जब क्लास नहीं हो पाती है तो बहुत फील भी होता है कि यार आज नहीं ले पाया क्लास, बहुत और भी साइड बाय साइड चीजें हैं, ठीक है। काश मैं अगर मतलब जॉब पे नहीं होता तो शायद दिन में मैं पूरी क्लास देता ही रहता, ठीक है। पर नॉट एन इश्यू, सब ऊपर वाले का दिया है, ठीक है। तो आपकी क्लासेस आप जून में आपको, जैसे मैंने बोला था, जितने चैप्टर्स वो आपके हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट कहाँ से प्रैक्टिस करें वो आपका सॉल्यूशन हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी से पढ़ना है तो आप परचेज कर सकते हैं, और पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। होप सो आज ही। तो वहां से आप चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो चीजें स्मूथली चले। पेपर 1 की तरफ भी अच्छा खासा ध्यान दो। पेपर 1 का सिलेबस आउट हो चुका है, अगर मेन साइट पे वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, आज थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी, बट कुछ कंसेप्ट्स की। अच्छा देखो, इसके अंदर ना, जैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ना कुछ इनइक्वलिटीज हैं। बेसेल्स इनइक्वलिटी है, ट्रायंगल्स इनइक्वलिटी है, ठीक है। और 2-3 इनइक्वलिटी है। तो ये ना आप को जो मैंने नोट्स दिए हैं उनकी बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। कहोगे तो एक बार मैं बता दूंगा, अदरवाइज उसमें से सिर्फ आपको उनकी ये बेसेल्स इनइक्वलिटी कैसे लिखी जाती है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी कैसे लिखी जाती है, वो मैं सिखा भी चुका हूँ। तो बस इतना याद रखना है, वो वहां से याद कर लेना। समझना है तो बताना, अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। देखो, नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है। नॉन लीनियर स्पेस के अंदर बताया गया है, लेट वीएफ कोई भी वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे मैंने जो वेक्टर लिया है वो कोई भी वेक्टर स्पेस लिया है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया है, मैंने कोई वेक्टर स्पेस लिया है। वो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ओके, जिसके अंदर नॉर्म डिफाइन है। अगर नॉर्म को डिफाइन किया जाए तो नॉर्म ऑफ यू, लेंथ ऑफ यू इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। ये हम नॉर्म ऑफ वेक्टर या लेंथ ऑफ ए वेक्टर हम इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ओके, देन वी, ठीक है, जो हम वेक्टर लेके चले हैं, वी विद अबव डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। तो एक ऐसा वी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर स्पेस में जिसके अंदर नॉर्म इस तरह से डिफाइन हो, उसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बोला जाएगा, अगर वो इस तरह की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। देखिए, जो मैंने आपको बुक सजेस्ट करी, जिसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। बहुत सारे बच्चों का रहता है डाउट कि सर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो आपको जो पीडीएफ दी गई है उसमें आपको हर एक तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं ये नहीं कहता बहुत हाई लेवल या लो लेवल, बहुत अच्छे आपके वहां पे मिल जाएंगे। तो ऐसा ही होता है कि आपसे ना पूछ लेता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये 3 ऑप्शन होंगे और चौथा होगा विच वन इज नॉट करके पूछ लेगा, तो वो चौथी पे हम क्लिक कर देंगे। ये मैं इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि लेंथ ऑफ वेक्टर, नॉर्म ऑफ वेक्टर जो होता है वो नॉन नेगेटिव, मतलब वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होता है, मतलब पॉजिटिव रहता है। ये हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, ये नॉर्म ऑफ वेक्टर जो होता है वो 0 कब होता है ये भी पढ़ चुके हैं, जब जो वेक्टर है अगर वो 0 वेक्टर होगा तो उसकी लेंथ भी 0 होगी। जो वेक्टर, अगर वेक्टर 0 है तो उसकी नॉर्म भी 0 होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अदरवाइज 0 से बड़ी होगी। एग्जाम्पल भी लिए थे हमने, है ना।
एग्जाम्पल से भी निकाल के देखा था। फिर ये स्केलर से मल्टीप्लाई अगर वेक्टर को किया जाता है तो स्केलर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, नॉर्म वाली भी, नॉर्म की भी ये तीनों कंडीशन थी, तो इस वी को नॉर्म्ड लीनियर, नॉर्म की बात है क्योंकि नॉर्म के ऊपर ही डिपेंडेंसी है, नॉर्म वाली सारी कंडीशन है, इसलिए उस वेक्टर स्पेस को जिसके अंदर नॉर्म इस तरह से डिफाइन है और इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो वेक्टर स्पेस, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बोल देंगे। बस आपको ध्यान रखनी है क्या, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं, क्योंकि वो तो पहले हम पढ़ चुके थे तो ज्यादा वो कुछ खास था नहीं, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है इसके अंदर, अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के अंदर हमने जो वी वेक्टर स्पेस माना है वो वेक्टर स्पेस माना है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। ये बात मस्ट है कि जो वेक्टर हम मान रहे हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के अंदर, जहां से हम वेक्टर्स को लेंगे तो वो जो वेक्टर होगा वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। अच्छा, ये बताना मैं भूल गया, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होते हैं वो हमेशा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होते हैं, जबकि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस हो। ये एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। कि जो आईपीएस होता है वो एनएलएस होता है, बट एनएलएस आईपीएस नहीं होता है, ठीक है। ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि वी जो हम वेक्टर स्पेस लेते हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होना चाहिए। मतलब क्या है कि उसके अंदर इनर प्रोडक्ट डिफाइन होनी चाहिए, इनर प्रोडक्ट डिफाइन होनी चाहिए, तो उसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है। वैसे ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल हम बेसिक क्लासेस से 11वीं में भी पढ़ा है हमने और आगे भी पढ़ा है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है लेमन लैंग्वेज में परपेंडिकुलर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर, जैसे जो वेक्टर परपेंडिकुलर्स होते थे उन्हीं को हम ऑर्थोगोनल बोल देते थे। जैसे डॉट प्रोडक्ट में भी आपने पढ़ा होगा कि ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अगर कोस थीटा जब परपेंडिकुलर के केस में कोस थीटा 90 हो जाएगा तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है जब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और वो क्या है कि अगर दो वेक्टर्स आप ले रहे हो, ठीक है, मैंने इस वी में से, जो कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसमें से दो एलिमेंट लिए u एंड v, तो इन दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोला जाएगा। कब बोला जाएगा, जब इन दोनों की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो 0 होगी। जब इन दोनों दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट 0 होती है तो आपस में उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, u परपेंडिकुलर टू v। अब u v पे परपेंडिकुलर है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि v भी u पे परपेंडिकुलर होगा। भाई ये चीज है कि ये हाथ इस पे परपेंडिकुलर है तो ये वाला हाथ भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर u v की इनर प्रोडक्ट 0 हो या v u की इनर प्रोडक्ट 0 हो तो हम उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे क्या कहानी घटती है। देखिए एग्जाम्पल जैसे मैंने ले रखा है, R3 बेसिस का एग्जाम्पल ले रखा है, थोड़ा देख लेते हैं। देखो समझाने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल जरूरी होते हैं। कई बार मैंने मान लिया कि जो वेक्टर है हमारा v, वो क्या है, R3, ठीक है। अब इसके R3 के जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके बेसिस होते क्या क्या है, इसके बेसिस 3 होते हैं। 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये 3 स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। ये 3 वेक्टर मान लो कि ये वेक्टर मान लिया v1, ये वेक्टर मान लिया v2, ये वेक्टर मान लिया v3। हमें ये देखना है कि क्या ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ठीक है, या नहीं है। v1 v2 v3, v1 v2 के ऑर्थोगोनल है या नहीं है, v2 v3 के है या नहीं है, या v1 v3 के है या नहीं है। इस तरह का प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए जरा,
तो आर एन के केस के अंदर जो देखो जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होती थी, ऐसे इनर प्रोडक्ट स्पेस भी डिफाइन होती थी, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पर जो आर एन का केस होता है, आर एन के केस के अंदर जो इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन की जाती है, आईपीएस डिफाइन किया जाती है, वो किया जाता है जैसे A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN तक। ठीक है, इस तरह से हमारा किया जाता है आर एन के केस में। चाहे R2 करोगे तो 2 तक आ जाएगी गिनती, R3 करोगे तो 3 तक गिनती आ जाएगी, इस तरह से। ओके, अब इसमें A1 B1 क्या है, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये A3 है, ये B3 है। ठीक है, ऐसे ही फिर इन दोनों को आप मान सकते हो। ओके, इस तरह से घटना घटती है। ओके, देखो तो अब हमें चेक करना है V1 V2, तो हमें एक बार देख लेते हैं इनका इनर प्रोडक्ट निकाल के। इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है, इस तरह से डिफाइन है। जिस तरह से भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगी वही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। और दो वेक्टर्स की V1 और V2 की मैं देखना चाहता हूं, V1 और V2, V1 और V2 ये मैं देखना चाहता हूं कि भाई ये इनकी जो इनर प्रोडक्ट है क्या वो जीरो आएगी। अगर दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे मेरे दोस्त, उसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, तो भाई देखो A1 इंटू B1 1 इंटू 0 1 इंटू 0, A2 इंटू B2 0 इंटू 1, A3 इंटू B3 0 इंटू 0। जोड़ दो भाई, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, तो 0। तो हमने देखा कि इन दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है V1 और V2 की, वो जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो V1 V2 है ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ओके, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। उसमें होता क्या है, बस हमें ये देखना होता है कि उनके बीच में इनर प्रोडक्ट निकाल के देखनी होती है, और इनर प्रोडक्ट निकाल के अगर वो 0 आ जाए तो हम उन वेक्टर्स को, ऐसे ही अगर आप V2 और V3 का चेक करोगे तो भी वो क्या आएगा, V2 और V3 का आप जब इनर प्रोडक्ट चेक करोगे तो भी आप देखने को मिलेगा 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, V1 और V3 का चेक कर लो, बेशक ये सारे V1 और V3 का चेक कर लो, तो V1 और V3 का चेक करोगे तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0 ही इनर प्रोडक्ट है, स्पेस आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये V1 V2 V2 V3 या V1 V3 आपस में ये सारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है। तो जिन दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट 0 होती है उसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल देते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके, इस एग्जांपल को ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे काम आएगा नोट्स बनाने में। ठीक है, गिर गया। ठीक है भाई, चलो ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको याद करवाऊंगा। देखिए पहला क्या है, पहला मेरे दोस्त ये है कि जो 0 वेक्टर होता है, देखो V क्या लिया है हमने, V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया है। V क्या लिया है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया है भाई, उसके अंदर 0 वेक्टर भी होगा। तो जो 0 वेक्टर होता है, 0 वेक्टर इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ऑल द वेक्टर्स ऑफ ए V। अब V जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं, V1 V2 V3 कह लो, U1 U2 U3 UN तक कह लो, जो भी मर्जी आपका कहो, कि V के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबके ऑर्थोगोनल होता है 0 वेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 0 वेक्टर की और जितने भी V के अंदर डिफाइंड हो, अब V के अंदर मान लो कैपिटल V है वेक्टर स्पेस, इसके अंदर मान लो इस तरह के एलिमेंट्स है, वेक्टर्स है, V1 वेक्टर है, V2 वेक्टर है, V3 वेक्टर है, Vn तक वेक्टर है, कुछ भी। ठीक है, तो अगर V के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सभी 0 वेक्टर
के साथ ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब जीरो वेक्टर उन सबके ऑर्थोगोनल होगा। कहने का मतलब अगर आप इनर प्रोडक्ट निकालेंगे जीरो वेक्टर की और v1 की तो भी वो जीरो आएगी, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन यही है कि दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तभी हम उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। जीरो वेक्टर और v2 कोई दूसरा वेक्टर है उसकी भी जीरो आएगी। क्यों? एक प्रॉपर्टी हम पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जीरो वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर की जब आप इनर प्रोडक्ट निकालते हो तो वो किसके इक्वल आती है? जीरो के इक्वल आती है। इसमें भी कोई भी हो सकता है, एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर फ्रॉम वी, इनर प्रोडक्ट स्पेस वेक्टर। ठीक है, तो ये वाली बात। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्तों कि जीरो जो वेक्टर होता है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है वी में जितने भी वेक्टर्स मान लो आप, ठीक है, उन सभी के जीरो वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि जब भी आप जीरो वेक्टर की और उस वेक्टर की इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालेंगे तो हमेशा जीरो आएगी। जीरो वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर की जब आप निकालते हैं इनर प्रोडक्ट तो वो हमेशा जीरो आती है। ठीक है, ओके, ये पहली बात हो गई, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, समझा। ठीक है, इनका प्रूफ भी है, छोटे छोटे प्रूफ भी है। फिर मैंने सोचा हमारा एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ना है। ठीक है, देखिए आगे फिर क्या कहता है, एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर जो कि वी में से लिया गया है। वी क्या है? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसमें से कोई भी एक वेक्टर मैंने ले लिया u, कुछ भी कह सकते हो आप, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, u1 u2 u3 v1 v2 v3, कुछ भी कह लो कि एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर u, कोई भी वेक्टर हो सकता है इस v में से, इज ऑर्थोगोनल टू सब स्पेस w, एक सब स्पेस मान लिया w। ठीक है, कि v में से कोई वेक्टर लो और कोई दूसरा जो उसका सब स्पेस लो, तो वो जो वेक्टर होगा वो सब स्पेस के ऑर्थोगोनल होगा। कब? जो ऊपर की कंडीशन है वही बात। ठीक है, कोई भी वेक्टर v में से जो हमने लिया वो सब स्पेस जो कि w से डिनोट हुआ, वो सब स्पेस इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी कैसे, w एक सब स्पेस है, इसमें भी वेक्टर्स होंगे, मान लो w1 w2 w3 इस तरह के होंगे। ठीक है, ओके, तो समझो अब इसने क्या लिखा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w इज जीरो। देखो भाई, ऑर्थोगोनलिटी का मतलब एक ही है मेरे दोस्त के, उन दोनों की जो इनर प्रोडक्ट होगी, जिसको भी आप ऑर्थोगोनल कहना चाहते हो, उनकी जो इनर प्रोडक्ट होगी वो जीरो होनी चाहिए। अब हम चाह रहे हैं दो बंदों को ऑर्थोगोनल कहना, उनमें एक तो है कोई भी वेक्टर जो v से लिया है, दूसरा सब स्पेस है w। हम इन वेक्टर्स को जो v में से ले रहे हैं वो इस सब स्पेस के क्या कहना चाहते हैं? ऑर्थोगोनल कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसके भी ऑर्थोगोनल कहना है उसके साथ उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए। तो u जो होगा वो w के, मैंने लिखा है w के, इसमें स्मॉल w है, ये कैपिटल W है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि u कोई भी वेक्टर v में से, w कोई भी वेक्टर सब स्पेस में से, तो इन दोनों की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो जीरो होगी। कहने का मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, समझाऊं कि v का कोई भी वेक्टर ले लो और w सब स्पेस का कोई भी वेक्टर ले लो, उनकी आपस में अगर इनर प्रोडक्ट कराओगे तो वो जीरो ही आनी चाहिए। तभी आप ये कह सकते हो कि इस कोई भी वेक्टर जो v से लिया हमने वो ऑर्थोगोनल है उस सब स्पेस के। उस सब स्पेस के ऑर्थोगोनल का मतलब है उस सब स्पेस में जितने भी वेक्टर्स होंगे w1 w2 w3, सबके वो वेक्टर क्या होना चाहिए? ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, ये रिजल्ट था भाई। तीसरा रिजल्ट क्या कहता है? अब सब स्पेस की आपस में बात आ गई। ठीक है, अभी तक वेक्टर की बात चल रही थी, v में से ले लेते हैं, अब सब स्पेस में से ले लेते हैं। देखिए जरा कि w1 एंड w2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दो सब स्पेस आपस में ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब उन दो ऑर्थोगोनल सब स्पेस जिनको हम कहना चाहते हैं उनके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए। बस इतनी सी बात है। जिन भी वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जीरो आएगी उसको हम कह देंगे ऑर्थोगोनल। बस सिंपल सी बात है।
ठीक है। अब किसको कहना चाहते हैं, W1 W2 को हम ऑर्थोगोनल कहना चाहते हैं। तो W1 के सारे वेक्टर्स W2 के सारे वेक्टर्स की अगर इनर प्रोडक्ट करोगे तो अगर वो 0 आ गई तो हम कह देंगे कि W1 W2 जो दो सब स्पीशीज है वो ऑर्थोगोनल है। फिर से रिपीट करता हूं मेरे दोस्त कि W1 W2 दो सब स्पीशीज हैं, इनके अंदर और बहुत सारे इनके अंदर W होंगे, ठीक है, सब वेक्टर्स होंगे। W1 में भी बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, W2 में भी बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। तो उन वेक्टर्स W1 के सभी वेक्टर्स W2 के सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल होने चाहिए, या आप ये कह लीजिए W2 के सभी वेक्टर्स W1 के सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल होने चाहिए। मतलब सबकी आपस में इनर प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त, 0 होनी चाहिए। तब आप कह दोगे कि W1 W2 आपस में ऑर्थोगोनल है। ये कंडीशंस ही हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि भाई दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल होंगे, उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताइए, दो सबस्पेसीज कब होंगे इनर ऑर्थोगोनल, एक वेक्टर सब स्पेस के कब होगा उसकी कंडीशन बताइए। बस यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ लीजिए। ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट क्या होता है, देखिए समझाता हूँ। डेफिनेशन नहीं लिखी, मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख दी, भूल गया होगा डेफिनेशन लिखना, पर समझा ऐसे दूंगा कि डेफिनेशन नहीं हो, ठीक है। हमें V जो कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसमें से उन वेक्टर्स को लेना है, ध्यान से सुनिएगा। V में इनर प्रोडक्ट स्पेस में से V को ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन लेना है जिनकी इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट्स के साथ 0 आ रही हो। समझिएगा, दोबारा से समझाता हूं कि V में बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, वही V के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, V1 V2 V3, ठीक है। पर मुझे Vn तक, पर मुझे इस कलेक्शन में से सिर्फ उन वेक्टर्स को लेना है जो सब स्पेस के साथ ऑर्थोगोनल हो, जो सब स्पेस के साथ ऑर्थोगोनल हो, मतलब जिनका, अब इसे मान लो कि भाई V1 का और W की इनर प्रोडक्ट 0 आ गई, मान लो V2 की नहीं आई, फिर V3 की आ गई W के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, V1 W 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि V1 एक वेक्टर लिया हमने V में से, इसकी W जो कि सब स्पेस है उसके सभी वेक्टर्स के साथ W1 W2 W3 अप टू Wn कुछ भी मान लो, ठीक है, कि V1 एक ऐसा वेक्टर लिया हमने V में से, ठीक है, जिसकी W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, W के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होना। तो V1 की और W की इनर प्रोडक्ट अगर 0 है तो हम कह देंगे कि भाई V1 ऑर्थोगोनल टू W। फिर V2 चेक किया, मान लो कि V2 की और W के सभी एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आई, तो हमने उसको इस सेट के अंदर ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में हम उसको नहीं रखेंगे V2 को, ठीक है, क्योंकि मान लो कि V2 की W के साथ जब इनर प्रोडक्ट निकाली वो 0 नहीं आई, इसलिए मैंने V2 को नहीं लिया। फिर V3 की निकाली, उसकी आ गई तो V3। तो इसके अंदर ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के अंदर सिर्फ हमें उन वेक्टर्स को रखना है, V के सिर्फ उन वेक्टर्स को रखना है जिनकी W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, जिनकी W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, उनको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर देखो इसी क्लास को मैं लाइव लेता तो ये टाइम डबल ले लेती, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में आपका टाइम बचता है, मेन बात ये रहती है, ठीक है। तो आपका टाइम बचाना है, सिलेक्शन दिलाना है, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, मैं भी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीद पे खरा उतरने की, और आप भी कोशिश करो मेरी उम्मीदों पे खरा उतरने की, ठीक है। बहुत उम्मीदें हैं भाई आपके रिजल्ट से, सीरियसली, इसलिए पेपर 1 का भी ध्यान रखो, पेपर 2 का भी ध्यान, इसलिए जोर लगाते हैं, चाहे कुछ इलीगल काम भी करते हैं आपके लिए,
ठीक है, कि कुछ ना कुछ हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बंदे पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो रिस्की है वो भी। आज पीडीएफ डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना और कल शाम तक डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात, टेलीग्राम पे अच्छे से सेव कर लेना उसको। तो समझ गए भाई ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। तो भाई ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसके कलेक्शन को हम ऑर्थोगोनल सेट बोल देते हैं कि वी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ओ इसको ओ से डिनोट कर दिया। ऑर्थोगोनल सेट क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ वी विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इसका मतलब समझ लीजिए अब, वो तो डब्ल्यू की बातें चल रही थी डब्ल्यू के साथ, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। और ऑर्थोगोनल सेट में क्या है कि वो एलिमेंट्स लेने हैं वी के। अब वी के अंदर तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स में से सिर्फ वो वेक्टर्स लेने हैं जो आपस में ऑर्थोगोनल है। मान लो v1 और v2 अगर आपस में ऑर्थोगोनल है, मतलब इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। और मान लो v2 एंड v3 जो है वो आपस में इनकी 0 नहीं आई, v3 और v4 की आ गई, ठीक है, 0। तो मैं जो ऑर्थोगोनल सेट के अंदर सिर्फ इन दो को रखूंगा, v1 और v3 को ऑर्थोगोनल सेट के अंदर, कि मुझे v में से ऐसे सेट्स का कलेक्शन, ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन लेना है जो आपस के अंदर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। उनका कलेक्शन है ऑर्थोगोनल सेट, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। समझ में आया ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है? कि v में v1 v2 v3 बहुत सारे वेक्टर्स है, उन वेक्टर्स में से वो वेक्टर ले लो जो आपस में क्या हो, जो आपस में क्या हो, जिनकी इनर प्रोडक्ट 0 हो, जो आपस में ऑर्थोगोनल हो, उनको हम ऑर्थोगोनल सेट में डाल देंगे, ठीक है, ओके। ऑर्थोगोनल सेट, जैसे ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल नहीं दिया था R3 का, तो R3 का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें क्या था, v1 v2 v3, वो तो तीनों ऑर्थोगोनल सेट में आ जाएंगे, है ना। जो R3 का मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 v1 v2 v3, क्या वो तीनों के तीनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल सेट में आ जाएंगे? तो आप बोलोगे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि v1 v2 के साथ, v2 v3 के साथ, v1 v3 के साथ सभी आपस में इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे थे, तो तीनों के तीनों आपस में हर एक, ठीक है, सॉरी, हर एक भाई, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, हर एक वेक्टर आपस में क्या दे, इनर प्रोडक्ट 0 दे, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल सेट के अंदर उसको डाल देंगे, ठीक है। तो v1 v2 v3 जो ऊपर मैंने आपको समझाया था वो तीनों आ जाएंगे, क्योंकि उन तीनों की इनर प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे के साथ क्या थी, 0 थी, ठीक है। तो तीनों ही थे उसमें, v1 v2 v3 तीनों की ही 0 आ रही थी, v1 v2 की भी, और v2 v3 की भी, और v3 v1 की भी, v3 v1 की भी, तो तीनों की आ रही थी। तो v1 v2 v3 को हमने ऑर्थोगोनल सेट में डाल दिया, ठीक है। ऑर्थोगोनल सेट समझ आ गया? ओके, आगे देखते हैं। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, u और v को ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बोल दिया जाएगा कब, u एंड v को ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बोल दिया जाएगा कब, जब एक तो u और v आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ऑर्थोगोनल होने चाहिए का मतलब क्या है कि u और v की इनर प्रोडक्ट 0 होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि u और v जो हमने लिए हैं वेक्टर्स जिनकी इनर प्रोडक्ट 0 है, जो आपस में ऑर्थोगोनल है, उनकी जो नॉर्म है, जो लेंथ है, वो भी यूनिट होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए। तो जब ये दो कंडीशन, जो भी जितने भी uv, v में से जितने भी uv, इस v में से जितने भी uv ऐसे हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थो मतलब ऑर्थोगोनल से लिया गया है, नॉर्मल में नॉर्म लिया गया, तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स उनको बोला गया जो जिन वेक्टर्स की एक तो इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए और उनकी नॉर्म 1 होनी चाहिए। नॉर्म 1 का मतलब नॉर्म 1 का मतलब क्या है कि u के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट 1 आनी चाहिए, ये नॉर्म ऊपर डिफाइन करी गई थी, ठीक है। ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हो गया, ठीक है। अब एक होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट, ओहो,
गड़बड़ होगी भाई, वो स्कैन नहीं किया यार, दूसरा वाला पेज जो लिख के लाया था मैं नोट्स का, गड़बड़ होगी। चलो ये तो कुछ पहले ही छोटी क्लास सोची थी, ये तो अभी छोटी क्लास होगी गड़बड़ से। क्या करें क्या करें, चलो थोड़ा बहुत तो बता ही देता हूँ यार। ठीक है, लिखिएगा ऑर्थो नॉर्मल सेट, ऑर्थो नॉर्मल सेट। वो स्कैन किया था दूसरा पेज और वो रह गया गलती से। ऑर्थो नॉर्मल सेट होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ, it is a collection of all orthonormal vectors, orthonormal vectors। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स किसको बोलते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल सेट किसको बोलते हैं जिसमें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का कलेक्शन किया गया है। और तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कौन किसको कहते हैं, जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिनकी इनर प्रोडक्ट जीरो हो और जिनकी यूनिट नॉर्म हो, तो उन दो को। तो ऐसे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट बोल देंगे। ऑर्थोनॉर्मल सेट ये एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है, ये भी याद रखिएगा। इट्स ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, वो जो स्कैन किया था वो नहीं आया, दूसरी तो कुछ ज्यादा ही छोटी क्लास होगी, कोई बात नहीं। आधा घंटा की क्लास हुई है ये तो, बस कोई बात नहीं। पर अगर यही लाइव लेता तो 1 घंटा की होती। तो कल मिलेंगे पक्का आपसे, ठीक है। कल तक के लिए फिर से आपसे मुलाकात होगी और ज्यादा लंबी क्लास लूंगा, क्योंकि डबल क्लास लेनी पड़ेगी कल मुझे, तभी बात बनेगी, है ना, तभी सिलेबस खींचेगा। तो कल फिर से आपसे मुलाकात होगी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और टेंशन नहीं लेना। पेपर 1 पढ़ते रहो, पेपर 2 की जो बुक दी है उसकी पीडीएफ दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लो, अच्छे से सेव कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करके फिर से डाउनलोड करोगे तब वो सेव हो जाएगी, और सेव करके अपने फ़ोन में सेव कर लेना सारी पीडीएफ्स को कल तक टेलीग्राम से डाउनलोड करके। और शैंकी मैथ्स टेलीग्राम चैनल अपना है ही, तो अपना डाउनलोड करके अच्छे से सेव कर लो, फिर उसमें से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो फिर से मुलाकात करेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए मैं टेक केयर, आपका, आपके परिवार का, सबका स्वास्थ्य बना रहे, ये है ही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। आप भी किसी बाय बाय, टेक केयर।